नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 80 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कल वाराणसी में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव करेंगे रैली, जयंत चौधरी की भी आने की संभावना। मतगणना से पहले राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 9 मार्च को मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर डाले डेरा। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, बीजेपी के मंत्री का बयान को बताया घोर निंदनीय। कल यूपी में छठे चरण का होगा मतदान, 10 जिलों की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। और अब खबरें विस्तार से। छठे चरण का चुनाव प्रचार कल शाम थम गया था। इस चरण में कल 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनमें बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर शामिल है। इन जिलों के 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान और राम स्वरूप शुक्ला मुख्य है। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ममता प्रसाद पांडे, बसपा छोड़ सपा में आए लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा, राजकिशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई अन्य दिग्गज शामिल है। तो कल 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। ये छठा चरण काफी खास माना जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि कल मतदान होना है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, तैयारियां प्रशासन के द्वारा कैसी की जा रही है? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा के चुनाव जारी हैं और अब अंतिम दौर की तरफ ये चुनाव हो चला है, क्योंकि छठे चरण का जो चुनाव है वो कल मतदान वोटिंग पड़नी है और 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर ये मत पड़ने हैं। अगर मैं जिलों की बात करूं तो इसमें अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया, ये वो जिले हैं जिनकी 57 विधानसभा सीटों पर कल मत पड़ने हैं और 676 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला वहां की जनता, वहां के वोटर्स कल करेंगे और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट जो है वो वोटिंग पड़नी शुरू हो जाएंगी और 10 मार्च को यहाँ के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। जी ठीक है दीपक, ऐसी 10 जिलों की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे जिले हैं, कौन सी ऐसी सीटें हैं जो छठे चरण में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, सबकी नजरें उन सीटों पर टिकी हुई है? देखिए, गोरखपुर पे सबकी नजर है क्योंकि वहां से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और वहां का जो माहौल है वो वाकई देखने लायक, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कई सारी विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं वो अपना दमखम दिखाने के प्रयास में है कि किसी तरह से हम योगी आदित्यनाथ को जो वोटें हैं उनमें किसी तरह से हम सेंधमारी कर सके। उनको हराने के प्रयास में सभी पार्टियों ने वहां पर अपने प्रत्याशी उतारे। यहाँ तक कि छोटी जो पार्टियां हैं उनके जो लीडर है, मेन बड़े बड़े जो लीडर हैं वो भी वहां से अपनी चाल ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार छठे चरण के जो जिले हैं, उनकी जो विधानसभाएं हैं, उन पर सभी दिग्गजों की जो नजरें बनी हुई हैं और लगातार जो गर्मजोशी से, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ खुद हो, वो किस तरह से गर्मजोशी से कभी सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी और अब भाप का जिक्र आने लगा, तो इस तरह के गर्मजोशी के भाषण जो है वो लगातार यहाँ से देखे जा रहे हैं। अब कल जिस तरह से मतदान पड़ेगा, वोट प्रतिशत समय समय से कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, वो सब देखने लायक होगा और 10 मार्च को क्या कुछ इसमें निकल के आता है वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साहब। दीपक, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन के द्वारा कैसे खाका तैयार किया गया है?
बिल्कुल, देखिए जिन जिन जिलों में चुनाव है उनके बॉर्डर को पूरी तरह से देर रात से ही सील कर दिया जाता है। लगभग ये माना जाता है कि इमरजेंसी वाले जो वाहन हैं वो शहर की तरफ आते हैं, उनको एंट्री वो भी चेकिंग के बाद दी जाती है। और अभी से क्योंकि चुनाव प्रचार थम गया है तो सभी प्रशासनिक अमला वाहनों की चेकिंग में लगा हुआ है। कहीं से कोई रकम इधर से उधर न की जा रही हो, शराब की कोई खेप जो है इधर से उधर न की जा रही हो, वोटरों को रिझाने के लिए कहीं कोई पैसे का या शराब का लेन देन करने के लिए किसी वाहन में कोई इस तरह की गतिविधि ना की जा रही हो, तो चेकिंग जो है वो लगातार जारी है। जहां पर मतपेटियां रखी हुई हैं वहां पर लगातार फोर्स चारों तरफ है। और उसके अलावा जहां जहां वोटिंग पड़नी है, जहां जहां मतदान स्थल है, वहां पर पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं और व्यवस्थाओं का जायजा जो है आला अधिकारी वहां पर ले रहे हैं। जी अंजलि। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं, जहां कल 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। और आज से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाराणसी दौरे पर है। कल ममता बनर्जी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली को संबोधित करेंगी। तो वहीं इस कार्यक्रम में जयंत चौधरी की आने की भी संभावनाएं जुटाई जा रही हैं। ममता बनर्जी काशी पहुंचकर सबसे पहले मां गंगा का आशीष पाने के लिए गंगा आरती में शामिल हुई थी। कल एढ़े में सुबह 11 बजे से संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो में शामिल होंगी। और वहीं वाराणसी में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है, जिसको लेकर तैयारियों में अखिलेश यादव जुट गए हैं। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकने में लग गए हैं। और वहीं बागपत से खबर का रुख करते हैं, जहां किसान नेता राकेश टिकैत अक्सर अपने बयानों से बीजेपी सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं। एक बार फिर राकेश टिकैत ने बयान देते हुए कहा है कि 9 मार्च को ही जनता मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर डेरा डाल ले। साथ ही टिकैत ने मतगणना में गड़बड़ी की भी आशंका जताई है। आपको बता दें कि बागपत में भाजपा प्रवक्ता ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए सभी 9 मार्च को ही मतगणना स्थल पर डेरा डाल ले। ठीक है साहब, आज बागपत को दौरा आया है आपका। एक तो सबसे बड़ी चीज है चुनाव का लगभग आखिरी चरण चल रहा है। क्या ड्रामा है आप पीछे करने से दूसरे भी कच्चे? देखो इनको वैसे तो नुकसान है, तो नाराज है पूर्ण रूप से। भाई बेईमान नहीं करेंगे ये। अपने जिसने भी वोट दे रखी है, अपनी वोट की उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वोटर की है। अपना 9 तारीख को जहाँ पे गिनती होगी भाई वहां पे अपना चलिए ट्रैक्टर लेके अपना निगाह रखियो। नहीं 9 को जाना पड़ेगा। अच्छा 10 को कौन रास्ता दे रहा है ना। अपने रात का कपड़े लगते का इंतजाम करके ले जाइयो, अपना रोटी लेके जाइयो। निगाह की कैसी नौबत आ रही है? सरकार तो है वहाँ। निगाह की कैसी नौबत है? सरकार तो है वहाँ पे। सरकार कहाँ सरकारी, जब सरकारी बेईमान ना करने लगेगी तो निगाह तो जनता को रखनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। देखो जो इन्होंने जिला पंचायत में करा, 2 मिनट रुक गया। जो जिला पंचायत में इन्होंने करा है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता कोई भी। अपनी की निगाह रख लो गिनती में। मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़। हाँ गड़बड़ कर रहे हैं, ये कर दें गड़बड़। अच्छा ठीक है साहब, समझौते के तहत जो है केंद्र सरकार से समझौता हुआ था, अभी तक मुझे लगता है कोई खास आपको क्या लगता है अभी कहाँ है? देखो 13 महीने का आंदोलन चला। 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार से आखिरी बार बातचीत हुई। उसके बाद कोई बातचीत हमारी नहीं हुई। जो यहाँ पे भी समझौता भी हुआ वो भी आदान प्रदान, पर्चियों का आदान प्रदान हुआ, लिखत पढ़त में। आदमी कोई नहीं मिला। क्या 13 महीने आंदोलन चला के सरकार ना मिलती हो? इस तरह की देश में तानाशाही सरकार चाहिए? सरकार पहले भी होती थी, वे मिलती थी, बात करती थी। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत करती। क्या देश कोरिया की तरफ बढ़ रहा है? क्या यहाँ पे दुनिया का दूसरा किंग जोंग भारत में पैदा होगा? पैदा हो गया, हो चुका? नहीं, पैदा होगा। अगर हो गया है तो सामना है। तो ये तो देश की जनता को नहीं चाहिए। सरकार तो लिबरल सरकार होती है कि बातचीत भी करें, वे सरकारें चलती हैं। अब हमने तो यहाँ पे जिला पंचायत में यहाँ पे देखा अपना इलेक्शन है, वोट जिसने जहाँ दे ली। हम तो इलेक्शन से दूर रहते हैं, हम तो नॉन पॉलिटिकल रहे, इलेक्शन से दूर रहते हैं। लेकिन अपनी निगाह रखें, जो सरकार ने वादा करे उसको पूरा करें। किसानों की फसलें भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दी जाए।
हमारा गन्ने का भुगतान जिस बेल्ट में हम यहाँ पे है, 1 साल से गन्ने का भुगतान नहीं है यहाँ पे शुगर फैक्ट्री में। ऑपरेशन गंगा नाम दिया है, मतलब अब भी वोट तलाश कर रहे हैं उसमें से, युद्ध में से भी वोट तलाश कर रहे हैं। किसका डड़ा लग गया भाई, वो दिखाएंगे, हम इसको लेकर आए हैं। और यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में चुनाव प्रचार किया है। इसी दौरान वो भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगार बनाया है। आगामी 10 मार्च को प्रदेश में सपा गठबंधन की सरकार बनते ही 10 लाख बेरोजगारों की नौकरी देने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी मोदी ने किसान, व्यापारी, युवा और सभी छात्रों को छलने का काम किया है, इसलिए प्रदेश की जनता इस बार बदला लेगी। ओम प्रकाश राजभर, हमरे मोदी जी बड़ा कचाका भाषण मारते हैं। भाषण में तो उनके जितना दम हो उतने दम झूठ बोले में। दुनिया में 1 नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने नारा दिया, आए गरीबों, तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, आओ मेरे साथ, अच्छे दिन आएंगे। हमहू चल गई। अच्छा दिन लेवे चल गई। हमने का अच्छा नेता हार गई ना, बोला गलत ना का सही, लेकिन गईली तो कुछ वहां सीखली। जब भीतर गईली तो 400 का गैस सिलेंडर 1000 हो गया। बुरा दिन जौन रहल ओमन 400 रुपया सिलेंडर भरा जात रहल, जब अच्छा दिन आ गल तो 1000 हो गया। जवन सरसों का तेल बुरा दिन में 50 रुपया किलो रहल और अच्छा दिन में 50 रुपया पौवा हो गया है ना। जवन प्लेटफार्म टिकट 5 रुपया का रहल 50 रुपया, 50,000 की मोटरसाइकिल 90,000। उसी दिन हमने 2 लाइन का दोहा सुनाया मोदी योगी अमित शाह को, बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज राज चाहे खुशी रहा तू अपने घरे हम। अब तो हम आ गए इधर हवा बलिया जीतने नहीं दूंगा, खाता नहीं खुलेगा। मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर खाता नहीं खुलेगा, आप पता कर लेना। और आप यहाँ आए हुए लोगों, देवरिया के लोगों और राजभर भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो बनारस की धरती पर मैं गया नामिनेशन कराने गया। अरविंद राजभर और एक वकील को लेकर के मैं 3 आदमी गया। निर्वाचन कक्ष में आप देखे होंगे 3 आदमियों की एंट्री होती है, लेकिन योगी के गुंडे, गोरखपुर से योगी ने गुंडा भेजा था और उस बैरिकेडिंग तो छोड़ दो, नामिनेशन कक्ष के सामने सैकड़ों गुंडे पहले से विद्यमान थे। जब मैं पहुंचा, गाली गुप्ता देने लगे, गोली मारने की बात करने लगे। हम तो समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। फिर मैं चला गया कि इनसे अरुझना ठीक नहीं। मैं चला गया अंदर और जाके नामिनेशन किया। अरविंद का नामिनेशन करा के निकला तो निकलते ही योगी के गुंडे हमारा कॉलर पकड़ लिए मारपीट करने लगे। मैं सोचा कि अगर अभी इनसे भिड़ जाऊंगा तो यहाँ तो सैकड़ों लाशें गिर जाएंगी, हमारा आंदोलन रुक जाएगा, हमको जेल भेज देंगे सब। और हमारा जो मंशा है अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने का, उस मंशे पर पानी फेरने की तैयारी योगी कर रहा है। और गोंडा से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां यूक्रेन में फंसे छात्र की सकुशल वापसी देखने को मिली है। बेटे को अपने बीच पाकर परिवार वाले गदगद हो गए हैं। बता दें कि रूसी हमले के बाद यूक्रेन में ये छात्र फंसा था। ये यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, जिसके बाद वहां रूस और यूक्रेन में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और अब ये छात्र वापस यूक्रेन से भारत आ गया है। नाम है आपका? मेरा नाम जैनुद्दीन अंसारी है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी का नाम विनिसिया नेशनल प्रियोगोवा मेडिकल यूनिवर्सिटी, विनिसिया इन यूक्रेन। जिस समय रसिया इन यूक्रेन का वार चल रहा था, उसमें हम लोग फंस गए थे। तो हम लोग वहाँ से निकलना चाहे तो हम लोग अपने ही तरफ से पूरा खर्च करके रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे। रोमानिया बॉर्डर पहुँचने के बाद
जब हम लोग को एंट्री मिली तो वहाँ से हम लोग को इंडियन एम्बेसी और इंडियन के थ्रू हम लोग को सब कुछ सुविधा दिया गया। फिर वहाँ से हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हम लोग का फ्री टिकट हुआ रोमानिया के एयरपोर्ट से इंडिया तक फ्री टिकट, और घर तक भी पहुँचाने का कोशिश की, और घर पर मैं सुरक्षित पहुँच गया हूँ। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ और कि मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक डिमांड है, जो यूक्रेन में बच्चे अभी भी फंसे हुए 4 यूनिवर्सिटी में, उस 4 यूनिवर्सिटी का आप प्रोसेस करिए और अच्छे से वहाँ की एम्बेसी से बात करिए, उनको निकाला जाए। जैसे यूनिवर्सिटी खारकिव है, उड़ीसा है, सुमी है, ब्लैक्सी, ये 4 यूनिवर्सिटी में बच्चे बहुत बुरी से फंसे हुए हैं। तो इनकी आप कोशिश करिए जल्दी से जल्द निकालने की, इंडिया लाने की। मेरे साथ जो बस में हम लोग अपने तरफ से बुक किए थे उसमें 60 बच्चे थे, जिसमें मेरे साथ तो एक बच्चा जो था वो आया है अभी, और अभी यूक्रेनियन बॉर्डर में जो बच्चे मेरे साथ आए थे बस में, वो यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करके शेल्टर में रह रहे हैं। तो अब शेल्टर में 1 हफ्ते या 2 दिन में उनकी फ़्लाइट होगी, वो इंडिया आ जाएंगे। और वाराणसी में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर टिकट वितरण को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान देना और टिकट वितरण करना दोनों में बहुत अंतर है। जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं और एक तरफ वो हैं जो मुकदमा वापस लेते, ठोकने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटी भी रात बिरात कहीं भी जा सकती है। ये कानून का राज स्थापित हुआ है। मैं जहाँ बनारस की धरती पर हूँ, बनारस पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज में और पहले में परिवर्तन क्या हुआ है, आज बनारस एक अपने आप का अस्तित्व लेकर के दिव्य और भव्य बनारस माननीय मोदी जी ने किया है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने 40% सीट महिलाओं को दी है, तो उससे बीजेपी पे क्या कुछ असर पड़ेगा उसका? देखिए, महिलाओं का सम्मान देना और टिकट देना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। महिलाओं का सम्मान कांग्रेस में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को छोड़ के और कोई नहीं है क्या महिला? यदि महिलाओं पर इतनी हमदर्दी है तो किसी भी महिला को परिवार से हटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, किसी भी परिवार से हटकर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करनी नहीं है हिम्मत ना, क्योंकि हरे का हरिनाम का चंदन लगा के जनेऊ पहन के चुनाव के लिए ये नौटंकी करना ही अच्छा नहीं है। और मुजफ्फरनगर से खबर का रुख करते हैं, जहां फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बता दें कि कुट्टू के आटे से बना खाना खाकर दर्जनों लोग बीमार हो गए हैं। अलग अलग मोहल्लों से दर्जनों लोगों को यहां फूड पॉइजनिंग हुई है और मिलावटी आटे के कारण ये दर्जनों लोग बीमार हुए हैं। तो मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। और सहारनपुर से खबर का रुख करते हैं, जहां सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ में जिला पंचायत सदस्य बाबूराम पुत्र राम ताता और उनके परिवार को बम से उड़ाने और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। बता दें कि 20 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी जा रही है, जिसके संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था। बीती 28 फरवरी को पुलिस को मिली मुखबिर द्वारा सूचना पर पुलिस ने शोभाराम पुत्र निहाल सिंह निवासी लालवाला थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देखिए, ये थाना बिहारीगढ़ में गांव पड़ता है खुशहालीपुर। वहीं पर 22 तारीख को एक हम लोग को सूचना मिली थी कि वहाँ के प्रधान हैं, जो उनका नाम है बाबूराम, ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इनको एक पत्र मिला धमकी भरा, जिसमें कि इनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और उसमें इनको और इनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिस पर कि हम लोगों ने इस मामले को संज्ञान में लेकर और इसमें जो हम लोगों ने सीसीटीवी जो है वहाँ पर इंस्टॉल करवाई और सीसीटीवी में दोबारा वो आदमी जब हमको नज़र आया तो उसमें और हमारे पास उस आदमी की पहचान की गई और सूचना हम लोग मुखबिर तंत्र को लगाया गया। तो ये एक आदमी भगवानपुर गांव जो हरिद्वार में पड़ता है वहाँ का निकला, उसको जो है पकड़ लिया गया मुखबिर खास की सूचना पर।
और इसमें इसके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई हम लोग मुकदमा में आगे इसको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। सर, इनके अलावा और कोई इनके साथी रहा हो कोई? नहीं, इसमें ये अकेला ही ऑपरेट कर रहा था और इसने जो है धमकी वाले पत्र हमने इसके पास से जब इसको पकड़ा तो इसके पास एक बैग मिला, जिस बैग में और भी कई पत्र और कई फोटोग्राफ जो कि ये यूज़ करता था उस पर पत्र पर लगाने के, जो कि दूसरे लोगों के, और ये अपने आप को दूसरे गैंग से बताता था, कभी किसी बड़े गैंगों का नाम लेता था जिस गैंग से ये अपने आप को बताता था ये सम्मिलित है। तो उनके साथ के पत्र और ये सब भी मिले हैं। तो और इससे और पूछताछ की गई तो ये पता चला है कि ये मालूम हुआ कि अकेले ही इस तरह कार्य कर रहा था। और आगरा से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पंजाब एंड सिंध बैंक में आग लग गई है और आग लगने से यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट होना आग का कारण बताया जा रहा है। यहां बैंक में आग लगते ही आसपास में हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। बता दें कि आग से हुए नुकसान के आकलन में वहीं बैंक अधिकारी फिलहाल जुटे हुए हैं। तो ये बड़ा हादसा बैंक में हुआ है जहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम जाति के नाम पर आपका वोट नहीं मांगते हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने बीजेपी पर यह तंज कसा है, सुनिए। तो मुख्य तौर पर हमारी पार्टी और दूसरी जो तीनों पार्टियां आपके सामने, उसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम आपके धर्म के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं आपसे। अब पिछले 30 सालों में से आपके प्रदेश में वही 3 पार्टियां राज कर रही हैं। पहले बसपा ने सरकार बनाई, फिर सपा ने बनाई, फिर भाजपा ने बनाई। साल बीत गए, दशक बीत गए और एक आदत सी बन गई इनके नेताओं की कि उनको मालूम था कि 5 साल बाद आएंगे, धर्म को छेड़ेंगे, जाति की बातों को छेड़ेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे और फिर से आप उनको वोट दे देंगे। तो आदत बन गई कि भाई 5 साल बाद हमें तो वोट मिलना ही है, हमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट तो मिलना ही है। तो जब वोट मिल ही रहा है तो काम क्यों करें? काम करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो पब्लिक पूछती ही नहीं है, हम धर्म की बात करे लेते हैं। हम उनके सामने जाके पाकिस्तान, बुलडोजर, आतंकवाद, रूस, चीन, यूक्रेन की बात करते हैं। हम उनकी गांव की बात नहीं करेंगे, उनके जिले की बात नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी पूछते नहीं है। ये आदत आपने डाल दी इनमें। तो मुख्य तौर पर हमारी पार्टी और दूसरी जो तीनों पार्टियां आपके सामने, उसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम आपके धर्म के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं आपसे। अब पिछले 30 सालों में से आपके प्रदेश में वही 3 पार्टियां राज कर रही हैं। पहले बसपा ने सरकार बनाई, फिर सपा ने बनाई, फिर भाजपा ने बनाई। साल बीत गए, दशक बीत गए और एक आदत सी बन गई इनके नेताओं की कि उनको मालूम था कि 5 साल बाद आएंगे, धर्म को छेड़ेंगे, जाति की बातों को छेड़ेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे और फिर से आप उनको वोट दे देंगे। तो आदत बन गई कि भाई 5 साल बाद हमें तो वोट मिलना ही है, हमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट तो मिलना ही है। तो जब वोट मिल ही रहा है तो काम क्यों करें? काम करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो पब्लिक पूछती ही नहीं है, हम धर्म की बात करे लेते हैं। हम उनके सामने जाके पाकिस्तान, बुलडोजर, आतंकवाद, रूस, चीन, यूक्रेन की बात करते हैं। हम उनकी गांव की बात नहीं करेंगे, उनके जिले की बात नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी पूछते नहीं है। ये आदत आपने डाल दी इनमें। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।